नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार की राजनीति की धरती हिलने वाली है। उसका असर जो विपक्षी दलों का 27-28 दलों का गठबंधन बना है उस पर पड़ने वाला है। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब उस दिशा में प्रगति थोड़ी तेज़ हो गई और इस प्रगति को गति दी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके एक बयान से। 2-3 दिन पहले वो बिहार में थे। उनसे मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि क्या नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो रही है। तो अब आप उनका जवाब बहुत ध्यान से सुनिए, शब्दों पर गौर कीजिए, क्योंकि अमित शाह एक एक शब्द बहुत नाप तौल कर बोलते हैं। वो कोई शब्द निरर्थक रूप से नहीं बोलते हैं। कोई कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं बोल देते हैं, तो वो बहुत नाप तौल कर बोलते हैं और मोल तोल करके बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आवेदन आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। इस लाइन में, इस पंक्ति से आप समझिए पूरी बिहार की राजनीति, बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है उसमें क्या बदलाव हो सकता है उसका पूरा संकेत है। या कहें बड़ा स्पष्ट रूप से ये बता दिया गया है कि क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है। नीतीश कुमार को भाजपा लेने को तैयार हो सकती है। नीतीश कुमार आने के लिए तैयार हो सकते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ने को तैयार हो सकते हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के परिवार के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इस बयान से ये भी संकेत मिलता है। नीतीश कुमार को कन्वीनर नहीं बनाए जाने के दो अलग अलग पक्ष से अगर आप देखिए तो कारण है। एक ये कि उनकी निष्ठा संदिग्ध है, इसलिए नहीं बनाया गया, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को नाराज़गी है कि उन्हें कन्वीनर नहीं बनाया गया, इसलिए अब उनका मन महागठबंधन में और इंडिया अलायंस में नहीं लग रहा है। ये तो तथ्यात्मक रूप से सब सही बातें हैं। इसमें कोई ओपिनियन, कोई राय की गुंजाइश नहीं है कि हमारी, आपकी या किसी और की राय अलग अलग हो सकती है। ये सब सारी बातें जितनी अभी बताई मैंने, ये सब तथ्यात्मक बातें हैं। अब संभावनाओं की बात, तो अभी तक भाजपा की ओर से और यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी कहा जाता रहा है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में, वरिष्ठ नेताओं की बैठक में भी कह चुके थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार की वापसी नहीं हो सकती। वो स्टैंड बीजेपी का बदला है। सवाल यह है कि क्यों बदला है। तो क्या बीजेपी बिहार में अपने को कमज़ोर महसूस कर रही है? क्या उसे लग रहा है कि बिहार में वो पिछली परफॉर्मेंस दोहरा नहीं पाएगी और लोकसभा चुनाव में अगर उसको पिछली परफॉर्मेंस बरकरार रखना है या उसके आसपास रहना है? दो तरह की परफॉर्मेंस है, एक एनडीए की परफॉर्मेंस और दूसरा बीजेपी की अपनी 17 सीटें हैं और एनडीए की 40 में से 39 सीटें 39 आई थी आउट ऑफ 40। तो अब ये दो चुनौतियां हैं। तो बड़ा स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के जाने से एनडीए और बीजेपी दोनों कमज़ोर पड़ गए हैं, इसलिए नीतीश कुमार की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, ये केवल इसलिए नहीं है। ये बदलाव अगर होगा तो उसके, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब कोई राजनीतिक फैसला लेते हैं तो उसके दूरगामी असर पर नज़र डालिए। ये केवल सीटों का मामला नहीं है। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें नहीं घटने वाली हैं। 17 सीटें पिछली बार आई थी, 17, वो 17 से ज़्यादा ही आएंगी। कितनी आएंगी इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन उससे कम आने का या केवल उतने पर रुक जाने का सवाल नहीं है। तो फिर क्यों नीतीश कुमार को लेना चाहती है बीजेपी? नीतीश कुमार को बीजेपी लेना चाहती है इसलिए नहीं कि उसको अपनी सीटें बढ़ानी है या इंश्योर करना है कि उसकी जो परफॉर्मेंस 2019 में थी वो बरकरार रहे। नीतीश कुमार को लेने के पीछे 2-3 कारण है। पहला, नीतीश कुमार को अपनी गलती समझ में आ गई। उनको और उनकी पार्टी के लोगों को लग रहा है कि फैसला गलत हो गया। एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ आने का फैसला सही नहीं हुआ, दांव उल्टा पड़ गया। नीतीश कुमार परेशान है, छटपटा रहे हैं किसी तरह से बाहर निकलने के लिए। रास्ता नहीं मिल रहा है। जो रास्ता मिल रहा है, जो दिखाई दे रहा है बड़ा स्पष्ट रूप से, उस रास्ते पर चलने में उनको संकोच हो रहा है। उस रास्ते पर वो चलना नहीं चाहते। उनको लगता है कि इसमें उनकी हेठी है
अब नीतीश कुमार के सामने बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। तो नीतीश कुमार के सामने विकल्प जो है, उनके अनुसार जो अंदर की खबर है उसके अनुसार नीतीश कुमार पूरी तरह से भाजपा की तरफ शरणागत हैं। वो शरण में आना चाहते हैं, बिल्कुल बिछे हुए हैं कि ले लीजिए बस। लेकिन वही मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, तो वो ज़िद अभी नहीं गई है। मुझे ले भी लीजिए और मुझे मुख्यमंत्री भी बना कर रखिए। मामला यहीं फंस रहा है। और तीसरी बात कि लोकसभा की उतनी ही सीटें दे दीजिए जितनी 2019 में दी थी। अब इन शर्तों पर तो ये एनडीए में उनकी वापसी नहीं हो सकती। ये आप मान कर चलिए कि नीतीश कुमार की वापसी का मामला जो फंसा हुआ अगर अभी तक नहीं हुआ है तो इन्हीं दो मुद्दों को लेकर। तो नीतीश कुमार को भाजपा 2019 की तरह 17 सीटें नहीं देने जा रही है। ये लगभग, देखिए राजनीति में कुछ निश्चित तौर पर कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज की परिस्थिति में जो हालात हैं उनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी किसी भी हालत में उनको 17 सीटें नहीं देने जा रही, क्योंकि पिछली बार गठबंधन में बीजेपी के साथ जेडीयू के अलावा एलजेपी थी। इन 3 पार्टियों का गठबंधन था। इस बार पार्टियों की संख्या बढ़ गई है, एलजेपी में टूट हो गई है, 2 फैक्शन हो गए हैं। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं और जीतन राम मांझी आ गए हैं। इनको भी भाजपा को एडजस्ट करना है, इनको भी सीटें देना पड़ेगी, चाहे 1-1 सीटें दे या 2 और 1 का भी हो सकता है। लेकिन एलजेपी को, दोनों फैक्शंस को मिलाकर मुझे लगता है 6 से कम सीट बीजेपी नहीं देगी, क्योंकि आज की तारीख में बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत, वोट दिलाने की हैसियत जो है वो नीतीश कुमार से ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए चिराग पासवान की कीमत पर नीतीश कुमार को बीजेपी खुश नहीं करना चाहेगी। एक बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री का पद। मुख्यमंत्री का पद देने में बीजेपी को कोई एतराज़ नहीं है अगर ये नीतीश कुमार आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले वाले नीतीश कुमार होते, तो बीजेपी को 1 मिनट भी नहीं लगता उनको मुख्यमंत्री का पद उनका बरकरार रखने में। लेकिन अब वो नीतीश कुमार नहीं है। अब उनको मुख्यमंत्री बनाने का मतलब है अपने ही कार्यकर्ताओं और अपने ही समर्थकों की नाराज़गी मोल लेना। क्या बीजेपी ऐसा करना चाहेगी? क्या बीजेपी ये जोखिम उठाना चाहेगी, अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नाराज़गी मोल लेना? नीतीश कुमार बड़े पैमाने पर अलोकप्रिय हो गए हैं बिहार की राजनीति में। उनकी साख चली गई है, उनका जो नैतिक बल था चला गया है, उनका जो सुशासन का प्लैंक था वो जा चुका है, उनका जो जातीय जनाधार था वो खिसक चुका है, और पिछड़े, खासतौर से अति पिछड़ों में उनकी जो अपील थी वो बहुत नीचे जा चुकी है। तो नीतीश कुमार, मैं बार बार कहता हूँ जब भी नीतीश कुमार पर वीडियो बनाता हूँ कि आएंगे तो घटी दरों पर आएंगे। अब सवाल यह है कि मैंने शुरू में जो सवाल उठाया था कि बीजेपी उनको लेना क्यों चाहती है। बीजेपी को धोखा देकर गए थे, पीठ में छुरा मारकर गए थे। छोटी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने जेडीयू के नेता को, यानी नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री का पद दिया। उनकी जितनी शर्तें थी सब मानी, इसके बावजूद धोखा देकर गए। उनको सम्मान दिया, प्रधानमंत्री ने उनकी जितनी प्रशंसा की, मुझे नहीं लगता है अपने किसी भी एनडीए के साथी के नेता की इतनी प्रशंसा की होगी। और उनका जितना सम्मान करते थे, अपनी पार्टी के लोगों से भी निजी बातचीत में और पार्टी की बैठकों में भी कहते थे कि नीतीश कुमार जैसे नेता कम है राजनीति में, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। इस सब के बावजूद नीतीश कुमार छोड़कर गए। अब नीतीश कुमार को लेने से क्या फ़ायदा होगा? एक, वो आएंगे तो घटी दरों पर आएंगे। बीजेपी को, जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में कहा था कि ये इस बात की संभावना लगातार बढ़ती जा रही, जैसे जैसे नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की संभावना बढ़ती जा रही है कि पहली बार बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडी अलायंस जो है उसको इससे बड़ा झटका कोई नहीं लग सकता कि जिसको वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में या गठबंधन के कन्वीनर के रूप में देख रहे थे, बनाना चाहते थे। कुछ मतभेद जरूर थे, लेकिन कुछ लोग चाहते थे बनाना, और इससे बहुत से लोग असहमत भी नहीं थे, लेकिन सब सहमत थे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता।
तो इसलिए, और बड़ा स्पष्ट पिछली बैठक में जो जूम से हुई थी उसमें राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, इसलिए जो है नीतीश कुमार का नाम कन्वीनर के रूप में प्रपोज नहीं किया जा सकता। तो इंडी अलायंस को सबसे बड़ा झटका लगेगा कि उनका प्रधानमंत्री पद का या कन्वीनर पद का जो उम्मीदवार था, सबसे प्रबल दावेदार था, वही छोड़कर चला गया। एक दूसरा, एक मुद्दा जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वैसे तो मेरा मानना है पिट चुका है, लेकिन लोकसभा में उसको फिर से जगाने की, उसको फिर से उठाने की कोशिश होगी, वो जाति की गणना और उसके अलावा ओबीसी का कार्ड, यानी जाति की राजनीति, उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। पूरा ये जो कास्ट सेंसस का मुद्दा था, नीतीश कुमार के एनडीए में आते ही वो मुद्दा उड़ जाएगा। तो हिंदुओं को जो जाति के आधार पर बांटने की राजनीति कांग्रेस और उसके साथी दलों की है, वो मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वो मुद्दा बनने से पहले खत्म हो जाएगा। तो नीतीश कुमार के आने का ये दूरगामी असर है। ये लोग जब फैसला करते हैं, मोदी और अमित शाह, तो केवल तात्कालिक फ़ायदा नुकसान देखकर नहीं करते हैं, ये देखते हैं कि उससे और बड़े फायदे क्या हो सकते हैं। तो विपक्ष की राजनीति का लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा प्लैंक जो है वो कास्ट सेंसस का होने जा रहा है। विपक्ष इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है। तो कास्ट सेंसस का मुद्दा ही जिस व्यक्ति ने उठाया, जिस व्यक्ति ने अपने राज्य में सबसे पहले कास्ट सेंसस कराया, वही उनका कैंप छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाएगा, तो उस मुद्दे का में हवा कहाँ से बचेगी। तो बीजेपी की कोशिश है कि विपक्ष के पास उसके अनुसार जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस मुद्दे को ही ख़त्म कर दिया जाए, जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए बीजेपी कुछ समझौता कर सकती है, लेकिन कितना, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर समझौता कर सकती है, लेकिन कर भी सकती है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है, लेकिन संभावनाओं का खेल तो ठीक है, लेकिन किस कीमत पर। उस संभावना से जो आप समझौता करने जा रहे हैं उससे आपका फ़ायदा है या नुकसान है। अपने लोगों की नाराज़गी मोल लेकर कर रहे हैं या अपने लोगों को संतुष्ट करके कर रहे हैं, ये एक सवाल बीजेपी के सामने बहुत बड़ा होगा। बीजेपी के लिए भी ये फैसला आसान नहीं है, जैसे नीतीश कुमार के लिए नहीं है। नीतीश कुमार के लिए समस्या और बड़ी ये है कि उनकी पार्टी के 80-90% लोग चाहते हैं कि उन्होंने गलत कदम उठा लिया और एनडीए में वापस चलना चाहिए। तो जेडीयू में जो लोग, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात के लिहाज से बात कर रहा हूँ, जिनको लगता है कि मुस्लिम यादव वोट मिलने से वो लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे, उन लोगों को अगर छोड़ दें तो बाकी सब लोग चाहते हैं कि एनडीए में वापसी हो जानी चाहिए जेडीयू की। एक प्रश्न और आएगा, समझौते का जो व्यापक स्तर पर समझौता होगा उसमें जेडीयू और बीजेपी का मर्जर, क्योंकि नीतीश कुमार को भी मालूम है कि अब उनके लिए पार्टी चलाना संभव नहीं रह जाएगा, खासतौर से अगर वो मुख्यमंत्री पद से हट गए। उनके मुख्यमंत्री पद से हटते ही उनके लिए पार्टी को अपने बचा कर रखना बहुत कठिन हो जाएगा। तो ऐसे में उनके लिए बेहतर विकल्प होगा कि वो अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दें। क्या वो इसके लिए तैयार होंगे? जो लोग उसका विरोध कर रहे थे उनमें सबसे बड़ा प्रतीक अगर किसी को माने तो ललन सिंह थे। वो पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं, अब वो घर बैठ गए हैं। ऐसे लोगों को नीतीश कुमार ने पहले ही किनारे कर दिया है जो इस तरह के प्रस्ताव का विरोध कर सके। अब सवाल ये है कि अगर पार्टी का विलय करने को तैयार होते हैं नीतीश कुमार, तो बीजेपी बदले में क्या देगी? ये एक मुद्दा है जिसका अभी कोई तात्कालिक जो है वो हल या विकल्प जो है नज़र आता नहीं है। लेकिन जब बातचीत होती है तो बहुत से विकल्पों पर, बहुत से मुद्दों पर बात होती है और उसमें से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जो है फॉर्मूला निकल ही आता है। तो सवाल ये है कि इसकी बातचीत शुरू कब होगी? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही शुरू होगी और इस महीने के आखिर तक या फरवरी के मध्य तक इस बारे में कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। नीतीश कुमार के इंडी अलायंस में बने रहने की संभावना जितनी है उससे बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा संभावना उनके एनडीए में वापसी की है। तो देखिए ऊँट किस करवट बैठता है बिहार की राजनीति का। लेकिन जो बात शुरू की थी मैंने कई वीडियो पहले, वो अब उस पर अभी कायम हूँ कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बात केवल समय की है और समय भी
2-3 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए क्या होता है, तब तक का इंतज़ार करते हैं। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।